नमस्कार साथियों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्याय 2 का आज 5वां भाग लेकर आ रहे हैं। हमने 4 भागों में गाउस का नियम और गाउस के नियम के अनुप्रयोगों को पढ़ा था। आज हम अपने इस पाठ के अंतिम भाग को लेकर आ रहे हैं और उसमें बची 2 हेडिंगों को करेंगे, जिसमें पहली हेडिंग है आवेशित चालक की सतह पर बल या दाब। आवेशित चालक हमें लेना है और उसकी सतह के ऊपर कितना बल और कितना दाब कार्य करता है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हम एक चालक गोला ले लेते हैं। ये चालक गोला लिया, इसके ऊपर Q आवेश डाला गया है। क्योंकि ये चालक गोला है अतः आवेश इसके संपूर्ण सतह पर बाहर की ओर फैल जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा बाहर की ओर फैल जाएगा। हम इसकी सतह पर लगने वाला बल और दाब ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसकी सतह पर एक अल्पांश क्षेत्र की कल्पना करते हैं। ये जो अल्पांश क्षेत्र हमने माना है इसको हम नाम दे देते हैं AB। ऐसे एक अल्पांश क्षेत्र की हमने कल्पना की। अगर हम इस चालक के कारण बाहर स्थित किसी बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पता करें, जैसे इस बिंदु को हमने नाम दे दिया P1 और एक हमने अंदर बिंदु ले लिया जिसका नाम है P2, तो हम ये जानते हैं कि कोई भी चालक होता है उसकी सतह से कुछ दूरी पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह हमने पहले गाउस के अनुप्रयोगों में ज्ञात कर ली थी और वो थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर P1 बिंदु पर अगर हमें तीव्रता पूछी जाए तो वो तीव्रता होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर हमें अंदर स्थित बिंदु पे तीव्रता पूछी जाए तो वो तीव्रता क्या होगी? हम जानते हैं किसी भी चालक के अंदर आवेश नहीं होता है अतः उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो शून्य होगी। तो हम इस बिंदु पे अगर तीव्रता का पता करें तो वो तीव्रता जो होती है वो शून्य पाई जाती है। ये हमें दोनों बिंदुओं पर तीव्रताओं का जो मान है वो हमें ज्ञात है, पहले से ज्ञात है। हम गाउस के अनुप्रयोगों में ऐसा कर चुके हैं। हम क्या करना चाहते हैं, इस अल्पांश के ऊपर लगने वाले बल और दाब को ज्ञात करना चाहते हैं। तो हम अल्पांश के ऊपर इस क्षेत्र के कारण और अन्य क्षेत्र के कारण जो तीव्रताएं होगी और तीव्रताओं की जो दिशा होगी हम उसका सबसे पहले पता करते हैं। तो हम ध्यान देते हैं, हम ये मान लेते हैं कि ये जो अल्पांश है इस अल्पांश के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो E1 होगी और शेष बचे क्षेत्र के कारण जो तीव्रता की दिशा होगी वो E2 होगी। तो P1 बिंदु पर इस क्षेत्र के कारण जो तीव्रता होगी वो E1 होगी और उसकी दिशा इस प्रकार से होगी। लेकिन शेष बचे क्षेत्र के कारण अगर तीव्रता जो होगी इस बिंदु पर तो वो E2 होगी और उसकी दिशा इस प्रकार से होगी। लेकिन अगर यही P2 बिंदु पे ज्ञात करने का कहा जाए तो इस अल्पांश के कारण जो तीव्रता होगी उसकी दिशा इस प्रकार से होगी और इस बाकी बचे क्षेत्र के कारण अगर तीव्रता देखी जाएगी तो वो इस प्रकार से होगी। अतः हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इस बिंदु पर अल्पांश के कारण और बाकी क्षेत्र के कारण तीव्रताओं की दिशाएं जो है वो समान है, जबकि इस बिंदु पर अल्पांश के कारण और बाकी बचे क्षेत्र के कारण जो तीव्रताओं की दिशाएं हैं वो एक दूसरे के विपरीत है। तो विपरीत है तो यहाँ पे अगर परिणामी तीव्रता निकाली जाएगी तो वो परिणामी तीव्रता E1 माइनस E2 हो जाएगी, जबकि यहाँ पे अगर परिणामी तीव्रता निकाली जाएगी तो वो E1 प्लस E2 हो जाएगी। तो हम P1 पे निकालते हैं। तो P1 बिंदु पर परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी इस बिंदु पे? तो P1 बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2, क्योंकि तीव्रताओं की दिशाएं समान है, जुड़ जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। इसी प्रकार P2 बिंदु पर परिणामी तीव्रता तो क्या हो जाएगी? P2 बराबर E1 माइनस E2, क्योंकि यहाँ पर तीव्रताएं एक दूसरे के विपरीत है अतः परिणामी तीव्रता में दिशाएं अलग अलग होने के कारण माइनस हो जाएगी। समीकरण नंबर 2।
अब हम लोगों ने ये पहले ही बता रखा है कि इस बिंदु पे तीव्रता ये होगी और इस बिंदु पे तीव्रता ये होगी। ये मान अगर हम रख देते हैं यहाँ पर समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में जैसे ही रखेंगे हम तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, E1 और E2 बराबर हो जाएगी। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये तीव्रताएं जो है E1 और E2 वो एक दूसरे के बराबर है। इसी समीकरण 3 को अगर 1 में हम रख के देखें तो समीकरण 3 से 1 में, तो 1 में रखेंगे तो आप क्या हो जाएगा, EP1 बराबर E1 प्लस E1। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और इसका मान आपको पता है, तो हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट प्लस बराबर, ये हो जाएगा, तो हम जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2E1। E1 ज्ञात करना है तो हो जाएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। इसका मतलब जो E1 होगी इस अल्पांश के कारण जो तीव्रता E1 होगी उसका मान ये होगा। तो हमें इस अल्पांश के कारण जो तीव्रता लगती है वो ज्ञात हो गई। अगर हमें तीव्रता ज्ञात हो गई है तो हम इस पर अब लगने वाले बल और दाब को भी ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले अपन बल को ज्ञात करते हैं। तीव्रता और बल, तीव्रता में और बल के अंदर एक संबंध सूत्र हमने पहले पार्ट में पढ़ा था। E बराबर होता है F अपॉन Q। अल्पांश है तो DE बराबर हो जाएगा DF अपॉन DQ। तो उस सूत्र से हम निकाल लेते हैं लिखेंगे अल्पांश पर लगने वाला बल, सूत्र लिख देंगे DF E बराबर होता है F अपॉन Q। अल्पांश है तो लिख दिया DF अपॉन DQ। तो DF बराबर हो जाएगा E DQ और तीव्रता जो है वो E1 है तो यहाँ E1 लिख सकते हैं। इसका मान हम पहले निकाल चुके हैं समीकरण 4 में, तो वहां से यहाँ लेके आ सकते हैं अपन। तो DF बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। ये अल्पांश रूप में बल का फॉर्मूला आ गया। अल्पांश रूप में बल का फॉर्मूला आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। DQ माने आवेश। अगर हम आवेश का मान निकाल के रख सकें तो रख सकते हैं DQ पृष्ठ आवेश वितरण के सूत्र से इसके ऊपर जो आवेश है वो भी लिखा जा सकता है। तो वो लिखते हैं हम, पृष्ठ आवेश वितरण का सूत्र कहता है, तो लिखेंगे पृष्ठ आवेश वितरण से सिग्मा बराबर होता है DQ बटे DS अल्पांश रूप में। तो DQ का मान हो जाएगा DQ बराबर सिग्मा DS। ये मान अगर यहाँ रख दिया जाए तो DF बराबर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 DS। ये बल का मान आ जाएगा, इस अल्पांश के ऊपर जो बल लग रहा है उसका मान आ जाएगा। अगर हमें पूरी सतह पर बल निकालना है तो हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पूरी सतह पर बल, तो हम इसका समाकलन कर देंगे, तो समाकलन हो जाएगा नीचे हो जाएगा सामने हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। ये पूरी सतह पर लगने वाला बल आ गया। ये हमारे बल के फॉर्मूले आ गए। हम अगर दाब निकालना चाहते हैं तो दाब भी निकाल सकते हैं। दाब की परिभाषा क्या होती है, एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। तो इस वाले सूत्र से हमारे दाब का फॉर्मूला आ सकता है। हम DS को इसके बटे में भेज दें, तो DS को जैसे ही बटे में भेजेंगे DF बटा DS हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यही हमारा दाब होगा।
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो सूत्र हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार से हमने कोई चालक सतह है, उस चालक सतह के ऊपर कितना बल कार्य कर रहा है वो ज्ञात किया और कितना दाब कार्य कर रहा है वो ज्ञात हमने कर लिया। देख लीजिए एक बार। अगला हेडिंग है, लास्ट हेडिंग है इस पार्ट का, साबुन के बुलबुले का संतुलन। साबुन का एक आवेशित बुलबुला है, उसका संतुलन किस प्रकार से होता है वो हमें पढ़ना है। हम गत वर्ष 11वीं कक्षा में एक पाठ पढ़ चुके थे जिसके अंदर हमने साबुन के बुलबुले पर लगने वाले दाब आधिक्य का फॉर्मूला पढ़ा था और वो फॉर्मूला था P बराबर 4T/R। ऐसा हमने फॉर्मूला वहां पे पढ़ा था। हम अगले हेडिंग में कर रहे हैं साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। साबुन का एक बुलबुला है, हम जानते हैं साबुन का जो बुलबुला होता है उसके अंदर भी वायु होती है और बाहर भी वायु होती है, अतः दोनों तरफ से इसकी सतह पर दाब लगता है। तो दाब आधिक्य जो होता है बुलबुले के ऊपर उसका फॉर्मूला होता है 4T/R। ऐसा हमने गत वर्ष 11वीं कक्षा में पढ़ रखा है। 4T/R जो है वो फॉर्मूला होता है दाब आधिक्य का। लेकिन हमने इस बुलबुले को आवेशित कर दिया। जैसे ही हम बुलबुले को आवेशित करेंगे तो इसकी सतह पर अतिरिक्त दाब आधिक्य आ जाएगा और हमने अभी अगले ही डेरिवेशन में पढ़ा है कि वह दाब जो होता है उसका मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ये अतिरिक्त दाब जो है उसके ऊपर कार्य करेगा। तो ये फॉर्मूला थोड़ा एक्सटेंड हो जाएगा, वो हो जाएगा P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर 4T/R। माने दाब जो होगा, अब दाब आधिक्य वो इतना होगा और वो 4T/R के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम उसको उधर भेज दें तो P बराबर हो जाएगा 4T/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये जो है दाब आधिक्य उस आवेशित बुलबुले पर काम करेगा। लेकिन अगर दोनों में से अंदर या बाहर में से किसी का भी दाब आधिक्य अगर ज्यादा हो गया तो वो बुलबुला फूट जाएगा। तो हम कहेंगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में क्या होना चाहिए, दाब आधिक्य का मान 0 होना चाहिए, मतलब दोनों ओर से लगने वाला दाब बराबर होना चाहिए। तो हम संतुलन की अवस्था में लिख देंगे 0P बराबर को, तो 4T/R बराबर माइनस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये संतुलन की अवस्था हो जाएगी। इसी संतुलन की अवस्था में हम उस बुलबुले की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं, उस बुलबुले के ऊपर पृष्ठ आवेश घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं और उस बुलबुले पर लगने और जो आवेश होगा उस आवेश का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से उस बुलबुले की त्रिज्या ज्ञात करते हैं, पक्षानुमान कर देते हैं। तो हो जाएगा 4T/R बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से R का मान आ सकता है, तो R बराबर हो जाएगा 8T एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा स्क्वायर। ये यहाँ से R का मान आ गया। हमने इन दोनों का गुणा करा दिया, R को उधर भेज दिया, इसको बटे में भेज दिया। ये उस बुलबुले की त्रिज्या आ जाएगी 8T एप्सिलॉन 0 बटे सिग्मा स्क्वायर, ये बुलबुले की त्रिज्या आ गई। इसी प्रकार से अगर पृष्ठ आवेश घनत्व ज्ञात करना है, सिग्मा ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, तो हम इसको पक्षानुमान कर लें तो सिग्मा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8T एप्सिलॉन 0 बटे R। सिग्मा का मान हो जाएगा यहाँ से रूट में 8T एप्सिलॉन 0 बटे R।
ये पृष्ठ आवेश घनत्व का मान हो जाएगा। और पृष्ठ आवेश घनत्व जो होता है उसको हम कहते हैं सिग्मा बराबर Q बटे S। अगर हमें यहाँ से Q का मान निकालना है तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू S। बुलबुला गोल है, उसकी त्रिज्या अगर R है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो हम Q का भी मान निकाल सकते हैं। Q बराबर हो जाएगा सिग्मा जो पहले निकल चुका है 8 एप्सिलॉन नॉट बटे R इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। तो इस प्रकार से सबसे पहले त्रिज्या, फिर पृष्ठ आवेश घनत्व और फिर आवेश साबुन के बुलबुले के सारे निकल गए। तो ये जो हेडिंग थी हमारी इस चैप्टर की अंतिम हेडिंग थी। इसी के साथ हमारे ऑनलाइन क्लासों में 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग लगातार ऑनलाइन क्लासों में बने रहें तो हम आगे भी तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर लेकर आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।